चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कल सेशन हम लोगों ने कहाँ छोड़ा था? कल आई थिंक हम लोगों ने हाँ जी, ये राइट टू फ्रीडम आई थिंक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, है ना। आज हम लोगों का टॉपिक होने वाला है आगे, विच इज़ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, देखिए एनसीईआरटी के हिसाब से एक्सप्लॉयटेशन क्या है उसको हम लोग बहुत डिटेल में देखने वाले हैं वैसे तो, बाय द वे, बट यहाँ पे भी आपको देखना चाहिए। देखिए, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपको एक्सप्लॉइट होने से भी बचा रहा है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। एक्सप्लॉयटेशन आपका नहीं होना चाहिए, ऐसा संविधान का मानना है। और उसमें भी देखिए कितने क्लैरिफाइड तरीके से चीज़ों को यहाँ पे रखा गया है। कॉन्स्टिट्यूशन आपसे कहता है ट्रैफिक नहीं होगा, किसका? ह्यूमन बींग्स का। अब इसका बात ज़रा आप समझिए। देखो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि ट्रैफिक नहीं होगा। ट्रैफिक नहीं होने का मतलब क्या है? नहीं, ट्रैफिक का मतलब यहां पे है बाइंग एंड सेलिंग, है ना। बाइंग एंड सेलिंग नहीं होगा, किसका? ह्यूमन बींग्स का नहीं हो सकता है। यदि आप ह्यूमन बींग्स को खरीदते हैं और बेचते हैं तो आप प्रोस्टिट्यूशन जो समझते हैं वो यहीं से तो होता है, बाइंग एंड सेलिंग। तो ह्यूमन बींग्स का बाइंग एंड सेलिंग होना ही नहीं चाहिए। और यदि आपको इसका और क्लैरिटी चाहिए कि सर वाई नॉट ह्यूमन बींग्स शुड बी बॉट एंड सोल्ड, क्योंकि एंशियंट टाइम में तो हम लोगों ने देखा है, एंशियंट हिस्ट्री में। बट यहाँ पे देखिए क्या है कॉन्सेप्ट, हमारा संविधान ये कहता है कि ये कोई कमोडिटी नहीं है। यू हैव टू बाई एंड सेल कमोडिटीज। वस्तुओं की खरीद बिक्री अलाउड है। क्या ये वस्तु हैं? दे आर ह्यूमन बींग्स। दैट इज द रीजन वाई ह्यूमन बींग्स शुड नॉट बी बॉट और सोल्ड। ठीक है, ताकि उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके। ठीक है, और फोर्स्ड लेबर भी नहीं होना चाहिए। फोर्स्ड लेबर देखिए क्या होता है, ज़रा बताइएगा मुझे। अच्छा चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, आप बताइएगा मुझे कि वो फोर्स्ड लेबर का एग्जांपल है या नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि यदि मैं आपसे कहता हूँ कि आप 10 घंटे काम कर रहे हो, ठीक है, यू आर वर्किंग फॉर 10 आवर्स, और आपको सैलरी मिल रही है केवल 6 घंटे की, तो क्या वो फोर्स्ड लेबर के डेफिनेशन में आता है? कितने लोगों का कहना है हाँ? रेज योर हैंड्स। ओके, सिग्निफिकेंट। बाकियों का कहना है नहीं आता है। देखिए, द आंसर इज यस, एब्सोल्युटली। यदि आप 10 घंटे काम करते हो और आपको सैलरी सिर्फ 6 घंटे के हिसाब से दिया जा रहा है तो दैट इज फोर्स्ड लेबर। वैसे तो और बहुत सारे टाइप्स होते हैं, हम लोग देखेंगे फोर्स लेबर के बारे में, लेकिन फोर्स लेबर का मतलब यही होता है कि समवन हु इज नॉट विलिंग टू वर्क एंड यू आर फोर्सिंग दैट इंडिविजुअल टू वर्क। उसका मन नहीं है काम करने का, लेकिन आप फोर्सफुली उससे करवा रहे हैं, या वो बेचारा किसी मजबूरी में कर रहा है ना। जैसे बॉन्डेड लेबर्स, बेगार, देवदासी, ये सारे चीज़ क्या है? ये सब फोर्स लेबर ही हैं और कुछ नहीं है। इन सब चीज़ों को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मना करता है कि भाई ये मत करवाओ, इससे लोगों का एक्सप्लॉयटेशन होता है और कुछ नहीं होता है। ठीक है, देखेंगे बहुत डिटेल में ये सब आएगा। ठीक है, इसी एक्सप्लॉयटेशन के राइट में ये भी लिखा गया है कि चिल्ड्रन का एम्प्लॉयमेंट खतरनाक कामों में नहीं होना चाहिए। वैसे कोई भी जॉब जो खतरनाक हो, हजार्डस हो, वहाँ पे चिल्ड्रन का एम्प्लॉयमेंट नहीं होना चाहिए। और 2016 में एक अमेंडमेंट आया था जो हम देखेंगे फाउंडेशन कोर्सेज में, बट क्योंकि ये एनसीईआरटी सेशन है इसलिए यहाँ पे बस मैं उतना ही बताऊँगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे 11th-12th के भी बच्चे देख रहे होंगे उसको, तो वो भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज ना करें, अदरवाइज़ फिर ये कमीशन का ही एक पूरा लेक्चर बन जाएगा। बट मैं चाहता हूँ कि एक यूनिवर्सल लेक्चर है जहाँ पे कि 11th क्लास का कोई बच्चा है वो भी पढ़ना चाहता है, या आम जनता भी पढ़ना चाहती है, वो भी समझ सके। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपको दिमाग में अभी रखना है। अब आगे आते हैं हम लोग। आगे देखिए, संविधान बात करता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि आपको धार्मिक स्वतंत्रता भी दी जाती है। अपने धर्म को, मैंने बताया भी था एक टॉपिक में, अपने धर्म को, सपोज मैं आपको एक एग्जाम्पल से सारे कुछ को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, एक्स और वाई दो पर्सन है। एक्स का जो रिलीजन है वो ए है। एक्स का जो रिलीजन है वो क्या है? ए है।
वाई का जो रिलीजन है वो है बी। वाई जो है वो एक्स को कहता है कि यदि तुम ए टू बी कन्वर्ट कर जाते हो तो कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट्स दिए जाएंगे। यानी कि एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक बेनिफिट दे करके आप इस एक्स को कह रहे हो कि वो अपने धर्म को बदल ले, ए टू बी चला जाए, रिलीजियस कन्वर्ट कर ले, या आप फोर्सिबली इसको मार पीट कर कहते हो कि आप ए टू बी कन्वर्ट हो वरना यू विल बी गॉन। बोथ द केसेस आर नॉट अलाउड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ईदर केस इज नॉट अलाउड। क्यों नहीं अलाउड है? क्योंकि जब तक आपका खुद का अंतरात्मा ऐसा ना कह दे कि हाँ मुझे इस धर्म की तरफ कन्वर्ट होना चाहिए, तब तक आपका कन्वर्जन लीगल नहीं माना जाएगा या ऑथेंटिक नहीं माना जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं माना जाएगा। क्योंकि जब आपने खुद के मन से नहीं चेंज किया है अपना धर्म, आपने खुद के मन से कन्वर्ट नहीं किया है, मतलब आपको किसी ने इन्फ्लुएंस किया है नेगेटिवली, फोर्सिबली, यानी फोर्सफुल कन्वर्जन इज इलीगल इन इंडिया। दिस इज नॉट अलाउड, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है वो। कॉन्स्टिट्यूशनल क्या है कि आपकी अंतरात्मा बोले कि हाँ मुझे ए टू बी कन्वर्ट करना चाहिए, तो भैया मैं कन्वर्ट कर जाऊंगा। सिंपल सी बस बात ये थी। तो ये आपका एक रिलीजियस फ्रीडम ही तो है, धार्मिक स्वतंत्रता ही तो है, और तो कुछ नहीं है ये। मतलब अगर ये नहीं होता सिस्टम तो क्या होता? यदि आपको किसी ने फोर्सिबली भी कन्वर्ट किया होता तो आप कहते, आई मीन आप कुछ नहीं कह पाते, यू विल नॉट बी हैविंग और यू वुड नॉट बी हैविंग एनी ऑप्शन। आपको चेंज करना ही था। लेकिन आज आप कह सकते हैं कि नहीं, मैं कन्वर्ट तब तक नहीं करूंगा जब तक मेरी अंतरात्मा से ये आवाज़ ना आ जाए कि हाँ ये बी जो रिलीजन है उसमें मुझे कन्वर्ट करना है। ठीक है, अभी बहुत सारे न्यूज़ भी चल रहे थे इस पर। अच्छा देखिए, अब यहाँ पे क्या है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन में क्या क्या देखिए आपको आज़ादी दिया गया है। कॉन्शियंस यानी अपनी अंतरात्मा की आप बात सुन सकते हैं, यहीं से कन्वर्जन का भी आपको राइट मिलता है। इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट टू अ पर्टिकुलर रिलीजन फ्रॉम योर ओन रिलीजन, आप किसी दूसरे धर्म पे जाना चाहते हैं, यू आर फ्री। अपनी अंतरात्मा से पूछें, जो भी आपको कहा जा रहा है आप वहाँ पे मूव कर सकते हैं। ठीक है, प्रोफेस कर सकते हैं यानी किसी को बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपने धर्म के बारे में आप दूसरे को बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये नहीं कि अब लगे दूसरे को आप क्रिटिसाइज करने, आप बस अपने धर्म के बारे में बताइए। यू आर नॉट सपोज टू क्रिटिसाइज द अदर रिलीजन, क्यों उसमें ऐसा है तो मेरे में नहीं। आप अपने बारे में बस प्रोफेस कीजिए, यू जस्ट टेल अबाउट योर ओन रिलीजन। ठीक है, ओके चलिए आगे क्या है, प्रैक्टिस। बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिए अपने धर्म से संबंधित, आपके रिलीजन से रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिसेस हैं आप उसको आराम से आप कर सकते हैं प्रैक्टिस के रूप में। उसको कोई आपको मना नहीं करने वाला है, जितने भी रिचुअल्स हैं आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंतर्गत दिया जाता है। ठीक है, और प्रोपेगेट भी कर सकते हैं अपने धर्म को, बट इट शुड बी इन अ बोनाफाइड इंटेंशन। मैं बताऊंगा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, उसके बस 3 पॉइंट्स होते हैं। पहला है नो वन शुड बी पनिश्ड अनहर्ड, द इंटेंशन शुड बी बोनाफाइड, और नो वन शुड बी एक्टिंग एज अ जज इन हिज ओन केस। कुछ कुछ ऐसे डॉक्ट्रिन्स हैं बड़े अच्छे अच्छे जो कि आपको जानने चाहिए। मैं सब लाऊंगा धीरे धीरे, मैं सेशंस सब कुछ यूट्यूब पे मैं लाने वाला हूँ, बट अभी बस यहीं तक हमें रहना है ताकि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज ना करें। तो ये तो आप समझ चुके हैं कि धर्म से रिलेटेड आपको क्या क्या दिया गया है। आगे देखिए क्या है, रिलीजन से रिलेटेड आप अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, अगर आप बात करें तो सपोज़ कोई मंदिर है, टेंपल है या गुरुद्वारा है, तो वहाँ पे लंगर बनता है। गुरुद्वारा में भाई लंगर बनता है ना, दे कैन मैनेज कि ठीक है भाई लंगर बन रहा है, कैसे होगा क्या होगा, वो उस चीज़ को आराम से मैनेज कर सकते हैं। उसमें कोई किसी पे दबाव नहीं डाल सकता है। यानी कि आप अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकते हैं, एंड दैट इज़ योर फंडामेंटल राइट। ठीक है, अब देखिए यहाँ टैक्सेस लिखा क्या गया है, फ्रीडम टू पे टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। मतलब क्या कहा गया है, देखिए इसको थोड़ा सा घुमा के हमें समझना पड़ेगा। मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर
धर्म पे सरकार टैक्स नहीं लगाएगी, बस आप इतना समझ के देखिए। ऐसा नहीं होगा कि गवर्नमेंट जो है वो बोले कि हाँ नहीं ये जो रिलीजन है इस पे आज से 3% एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों? बिकॉज इंडिया इज अ सेक्युलर नेशन। इंडिया इज अ सेक्युलर नेशन। इंडिया एक धर्मनिरपेक्ष देश है और इसलिए भारत जो है वो कभी भी किसी एक पर्टिकुलर धर्म पे टैक्स नहीं लगाएगा। लगाना है तो सब पे लगा दीजिए आप, बट किसी एक धर्म पे लगा करके आप ये मत शो कीजिए कि आप उसको मतलब डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो या एनीथिंग लाइक दैट। ठीक है, अगला देखिए क्या है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, यानी धर्म से रिलेटेड कोई भी इंस्ट्रक्शन यदि किसी स्कूल में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में यदि दिया जाए, देखिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में दिया जाए तो इसमें कुछ कंडीशंस हैं। प्राइवेट हो मतलब बहुत तरह के जो 4 कंडीशंस हैं, बट यहाँ के लिए आप इतना समझिए कि फोर्स नहीं किया जाएगा आपको रिलीजियस इंस्ट्रक्शन कि आप बाइबल पढ़ के ही सुनाओ, आप कुरान पढ़ के ही सुनाओ, आप वेदा पढ़ो ही पढ़ो, नहीं, आपको फोर्स नहीं किया जाएगा। दैट्स द पॉइंट। ठीक है, तो देख रहे हैं इन चारों को यदि आप एक सरसरी निगाह से देखेंगे तो कितने सारे राइट्स आपको दिए गए हैं रिलीजन से रिलेटेड, धर्म से संबंधित बहुत सारे दिए गए। दैट इज़ वाई आई विल टेल यू, बहुत होलिस्टिक है हमारा संविधान। ठीक है, अगला देखिए क्या है। अगला जो राइट जो मिलता है वो मिलता है आपको, ओके, अगला जो राइट मिलता है वो मिलता है योर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। यहाँ पे बस आपको इस वर्ड को पकड़ना है, माइनॉरिटीज़ को बस पकड़ना है। देखो बैकवर्ड सेक्शंस के लिए तो हम लोग बात करेंगे सेपरेटली, वो इक्वालिटी में आएगा, 14 to 18 के बीच में वो आ जाता है कि बैकवर्ड सेक्शंस को हमें आगे बढ़ाना है और कुछ कुछ उसके लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाने हैं, वो आपका आ जाएगा 14 to 18 में। बट यहाँ पे माइनॉरिटी की बात हो रही है, माइनॉरिटी बैकवर्ड होगा ही होगा क्या? फिनेंशियली इकोनॉमिकली बैकवर्ड होगा ही होगा क्या? नहीं, नॉट गारंटीड। माइनॉरिटी इज ऑल अबाउट नंबर्स, ये नंबर की बात हो रही है, नंबर में ये कम है, फाइनेंस की बात नहीं हो रही है, पैसे की बात यहाँ नहीं हो रही है, इट्स ऑल अबाउट नंबर्स। कुछ लोग ऐसे हैं जो नंबर्स में कम है तो दे आर कॉल्ड माइनॉरिटी, और कुछ लोग हैं जो कि मेजॉरिटी में है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि माइनॉरिटी को अपना राइट होगा कि वो अपने लैंग्वेज और अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सके। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट राइट। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, माइनॉरिटी क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ माइनॉरिटी, डेफिनेशन ये कहीं नहीं दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अब आपका अगला सवाल क्या होगा, कहाँ दिया गया है सर? यही होगा ना आपका अगला सवाल। तो वो दिया गया है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ ने दिया है, जो कि 1992 में बनकर तैयार हुआ था। इसने डिफाइन किया है माइनॉरिटी का डेफिनेशन। सब देखेंगे हम लोग आराम से, लेयर बाय लेयर। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक योर कॉन्सेप्ट। एकाएक पढ़ेंगे तो दिमाग थोड़ा आपका हौच पौच होगा, और हौच पौच नहीं करना है, बहुत ही क्लियर कट तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से, स्ट्रैटेजिकल तरीके से आपको सारे तैयारी को कंप्लीट करना है। ठीक है सर, गुड। तो यहाँ माइनॉरिटी के पास ये राइट है कि वो लैंग्वेज और कल्चर को अपने प्रोटेक्ट करें। ठीक है, देखिए अगला क्या है, स्टैब्लिश कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। कौन? माइनॉरिटीज़। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसका केस स्टडी में पूरा अच्छे से देखेंगे क्या है क्या नहीं है, क्या क्या स्पेशल राइट्स मिलते हैं वैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को जो किसी माइनॉरिटी के द्वारा सेटअप किए जाते हैं, उनके पास कुछ स्पेशल राइट्स भी होते हैं, वो हम लोग देखेंगे सब। ठीक है, बट यहाँ पे संविधान देखिए आपसे ये कह रहा है कि हाँ ठीक है, माइनॉरिटीज़ का ये राइट होगा कि वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और उसको आराम से वो रन कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। ठीक है सर, चलिए अब आते हैं लास्ट। देखिए यहाँ पे क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। मैंने बताया भी था, देखो कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है, यदि मान लो कि ये एक पर्सन है, इसका कोई फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट होता है, वायलेट होता है, वायलेट मतलब उल्लंघन हो गया है ना। तो ये पर्सन क्या करेगा, ये सीधा जाएगा कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट
या हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ये जाएगा, क्यों? क्योंकि आर्टिकल नंबर 32 ऐसा कहता है कि सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं डायरेक्टली यदि आपके फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन हो रहा है तो। सिंपल सी बात बस यही है। और हाई कोर्ट जा सकता है, क्यों? क्योंकि आर्टिकल 226 में इस बात को कहा गया है कि यदि कोई पर्सन का फंडामेंटल राइट वॉलेट होता है वो हाई कोर्ट जा सकता है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात देखिए क्या है, जनरली देखिए क्या होता है, जनरली आप हाई कोर्ट जाते हैं, उसके बाद आपका केस कहाँ जाता है? सुप्रीम कोर्ट। जनरली तो यही देखा जाता है। लेकिन फंडामेंटल राइट के केस में आप देख रहे हैं, आप वाया हाई कोर्ट, मैंडेटरीली ज़रूरी नहीं कि आप पहले हाई कोर्ट ही जाएं उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, नहीं। फंडामेंटल राइट से यदि वॉल्यूट आपका हो रहा है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट के थ्रू होके जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर नज़दीक है आपके हाई कोर्ट, आप हाई कोर्ट जाइए। If you can afford to go to Supreme Court, you should directly go to Supreme Court because Article 32 gives you that particular right. You can approach Supreme Court directly, no via route. समझ रहे हैं इस बात को? क्लियर हो रहा है अच्छे से या मैं बस बोल रहा हूँ? ओके, चलिए ठीक है। देखिए अब यहाँ पे क्या है, एक सवाल पूछा गया था, गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट कौन है? एक सवाल यदि मैं आपसे पूछूं कि गारंटी कौन देता है फंडामेंटल राइट का? हु गिव्स यू द गारंटी? हु इज द गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट? इसको आप ऐसे समझिए, यदि ये फंडामेंटल राइट वॉलेट हुआ है इस पर्सन का, इसका नाम है XYZ। XYZ का फंडामेंटल राइट वॉलेट हो गया सर। चलिए ठीक है, वॉलेट हो गया। अब ये क्या करेगा? अब ये कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट जाएगा, एक पिटीशन फाइल करेगा कि सर मेरा फंडामेंटल राइट जो है वो वॉलेट हो चुका है। अब एक वर्ड है यहाँ पे जो मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट इज बाउंड टू एक्सेप्ट द पिटिशन। जो पिटिशन ये XYZ फाइल करेगा ना सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट इज बाउंड टू एक्सेप्ट दैट पिटिशन। करेगा ही करेगा एक्सेप्ट, ऐसा नहीं कि आपके रिक्वेस्ट को या आपके पिटिशन को रिजेक्ट कर देगा, देखेगा सुनेगा। इट इज बाउंड टू एक्सेप्ट। इट इज जस्ट लाइक कि आपने नया कोई फ़ोन लिया और वो फ़ोन में कुछ खराबी आ गई और वो अभी वारंटी पीरियड में चल रहा है, तो यदि आप जाते हो उसके सर्विस सेंटर पे तो ऐसा तो नहीं है कि वो मना कर देगा लेने के लिए आपका फ़ोन। वो लेगा फ़ोन और आपको ठीक करके वो देगा भी, आपको ठीक करके देगा फ़ोन। यानी कि दैट सर्विस सेंटर वॉज बाउंड टू एक्सेप्ट योर सेल फोन, क्योंकि अभी वो वारंटी पीरियड में था। यानी वो आपको एक तरह से गारंटी दे रहा है इस बात की, सर्विस सेंटर या वो कंपनी आपको एट द टाइम ऑफ परचेज, जब आप खरीदते हैं उस फ़ोन को, आपको गारंटी देता है वो कि सर 1 साल के अंदर यदि कुछ खराबी आती है इसमें, आप जाएंगे सर्विस सेंटर, आपका काम हो जाएगा। द सर्विस सेंटर कैन नॉट रिजेक्ट एक्सेप्टिंग योर फोन। ठीक है, तो उस हिसाब से गारंटर वहाँ पे कौन था? सेलफोन के केस में कंपनी। यहाँ पे गारंटर कौन हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज बाउंड टू एक्सेप्ट द पिटिशन। इट हैज़ टू एक्सेप्ट, इट कैन नॉट रिजेक्ट। दैट इज वाई यदि आपसे पूछा जाए कि गारंटर कौन है फंडामेंटल राइट का, आपको सिंगल शॉट में आंसर करना है, सुप्रीम कोर्ट इज द गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट। Because we can directly go to the Supreme Court and Supreme Court must accept our petition, it cannot reject। सुनना तो भाई पड़ेगा ही उसे, बाकी वो जो भी दे वर्डिक्ट अपना वो तो बात की बात है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ थे आपके पास। देखिए यही यहाँ पे लिखा गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का भी एक राइट है, जिसका मतलब ये होता है कि यू कैन मूव टू द कोर्ट इन केस यदि आपका फंडामेंटल राइट वॉलेट होता है तो। और कोर्ट क्या करेगी? डायरेक्शन, ऑर्डर, रिट्स, ये सब देखेंगे हम लोग, ये सब इशू करती है वो। ठीक है, सो देखिए आप कितना कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिला, राइट। बहुत सारी चीज़ों को तो मैंने यहीं बता दिया, बट अब हम लोग जाएंगे फंडामेंटल राइट्स की डिटेलिंग में, जो कि NCERT में दिया गया है। ठीक है, एक एक लाइन को मैं फिल्टर करूँगा, घबराइए नहीं, आराम से बस आप लोग बस तैनात होकर के बैठिए। ठीक है, मैं आपसे मिलूँगा 10 मिनट के बाद। टेक अ शॉर्ट ब्रेक, ओके, ऑल राइट देन, see you after 10 minutes।